हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों हम लोग CUET PG एंट्रेंस उसमें हमारा सिलेबस है सॉइल साइंस का। बाकी अदर जो सिलेबस है उसका भी सबका लेक्चर आएगा। सबसे पहले हम सॉइल साइंस कंप्लीट करेंगे और एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होगा उसका जो सॉइल साइंस का टॉपिक है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि कृषि छात्र यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों और भी वीडियोज़ के लिए आप कृषि छात्र को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉइल साइंस में पढ़ते क्या है। सॉइल साइंस में हम पढ़ते हैं सॉइल इज अ नेचुरल रिसोर्स। सॉइल को हम नेचुरल रिसोर्स की तरह देखते हैं, जो कि अर्थ के सरफेस पे होता है, मतलब ऊपरी सतह पर होता है। जिसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी बनी कैसे है, सॉइल का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, मैपिंग पढ़ते हैं। और यही सब पढ़ने के लिए हम कैसी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, मतलब कैसे गुण हम सॉइल के पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और फर्टिलिटी प्रॉपर्टीज़, मतलब भौतिक, रासायनिक, जैविक और उर्वरता वाले मिट्टी के गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम क्या पढ़ेंगे, इन्हीं गुणों का हम सॉइल में उपयोग कैसे करेंगे, ठीक। चलिए तो और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, इसी को सॉइल साइंस ने दो टर्म में बांट रखा है, दो शब्दों में बांट रखा है। पहला है पेडोलॉजी, जिसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, सॉइल का फॉर्मेशन, मतलब मिट्टी बनी कैसे है, सॉइल की केमिस्ट्री पढ़ते हैं हम, ठीक। यहाँ पे टोपोग्राफी, मार्फोलॉजी से मतलब ये है कि टोपोग्राफी पढ़ेंगे हम उसका, टोपोग्राफी, ठीक, मतलब कि आकृति पढ़ेंगे उसकी, कि कैसा उसका शेप है, कैसा उसका साइज है, ये सब टोपोग्राफी में आता है। और मिट्टी का क्लासिफिकेशन। दूसरा शब्द है एडोफोलॉजी। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, जो सॉइल है हमारा और जो प्लांट है, इन दोनों का रिलेशन क्या है, प्लांट का ग्रोथ कैसे होता है, ठीक। प्लांट के दृष्टिकोण से, पौधे के दृष्टिकोण से मिट्टी का जब हम अध्ययन करेंगे तो वो एडोफोलॉजी के अंतर्गत आता है, ठीक है। समझ गए। अब अगले पेज पे आते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि जो पेडोलॉजी है ये क्या है, जो सॉइल अपने आप सेट हुई है, प्राकृतिक तरीके से सेट हुई है, उसके स्टडी को हम पेडोलॉजी कह देते हैं। और एडोफोलॉजी, जैसा कि मैंने बताया कि सॉइल का रिलेशन पढ़ेंगे हम, यूज प्लांट में और ऑर्गेनिज्म इसका यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़िए महाराज, हाँ। तो इसमें अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, पेडोलॉजी अप्रोच क्या होती है। तो क्या होता है, जो ग्रीक लैंग्वेज है उससे पेडोन वर्ड लिया गया है। क्या लिया गया है भाई, पेडोन वर्ड लिया गया है, जिसका मतलब होता है सॉइल या अर्थ, ठीक। और पेडोलॉजी में हम काहे की स्टडी करते हैं, सॉइल नेचुरल बॉडी है, एक प्राकृतिक पिंड है, ठीक, जो कि हमें यह भी बताता है कि हम मिट्टी का तुरंत प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं। मिट्टी एक लंबे समय में बनती है, इस कारण से हम उसका तुरंत प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं। हम पेडोलॉजी में ये पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं हम एडोफोलॉजी के बारे में, ठीक। तो एडोफोलॉजी अप्रोच क्या कहता है, इसमें भी हम ग्रीक लैंग्वेज का ही वर्ड लेते हैं, एडाफोस, ठीक, जिसका मतलब होता है सॉइल या ग्राउंड। तो हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं सॉइल का फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के दृष्टिकोण से हम स्टडी करेंगे सॉइल साइंस का, ठीक है। तो मुझे लगता है अब तक आप एडोफोलॉजी और पेडोलॉजी समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं कि सॉइल साइंस में हम पढ़ते क्या हैं। इसमें 6 वेल डिफाइन और डेवलप्ड डिसिप्लिन होते हैं, 6 पार्ट होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं आसान भाषा में। तो एक होता है सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी सबको पता होता है कि फर्टिलिटी क्या है भाई, सॉइल में जो कोई भी न्यूट्रिएंट घट रहा है या बढ़ रहा है या किसी भी प्रकार का सॉइल में दिक्कत कर रहा है या फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो न्यूट्रिएंट के बारे में स्टडी करना ही सॉइल फर्टिलिटी में आएगा, ठीक है। सॉइल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, जो अपना सॉइल है उसमें केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसके गुण क्या होते हैं। सॉइल फिजिक्स की बात कर लें तो सॉइल फिजिक्स में हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी की बात कर लें तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं, तो इनकी पॉपुलेशन, इनका क्लासिफिकेशन और इनका रोल क्या होता है हमारे सॉइल में। अगला है सॉइल कंजर्वेशन। देखिए
सॉइल क्या होता है, नुकसान भी होता है कभी कभी, जिसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं ना, चाहे वो केमिकल से हो या नेचुरली हो या किसी भी कारण से हो। तो सॉइल, यदि सॉइल का हमारे नुकसान हो रहा है तो उसको बचाना ही सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है। और एक होता है सॉइल पेडोलॉजी, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति, और सर्वे और क्लासिफिकेशन। ठीक है, पेडोलॉजी तो बहुत हद तक समझ लिया है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, तो क्या होता है, ये जो सॉइल साइंस है आपका, ठीक, तो ये जो सॉइल वर्ड है ना, ये लैटिन लैंग्वेज के सोलम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फ्लोर या अपर सरफेस। क्या होता है, अपर सरफेस। ठीक। एक, अब देखते हैं कि दृष्टिकोण से ये कैसे कौन सॉइल को देखता है। तो एक जो लेमैन होता है, लेमैन का मतलब होता है जिसको किसी भी प्रकार की जानकारी ना हो। ठीक, तो जो लेमैन होगा उसके लिए सॉइल क्या है, डर्ट या डेब्रिस, मतलब कि कचड़ा है या धूल है। ठीक, लेकिन जो एग्रीकल्चरिस्ट है, ठीक, उसको ये पता है कि जो आपका प्लांट ग्रोथ है उसका हैबिटेट है सॉइल, मतलब प्लांट का घर है सॉइल। समझ गए, प्लांट के ग्रो करने के लिए, जो हमारी फसलें हैं उसको उगाने के लिए ये एक माध्यम है, उसका घर है ये पौधों का। ठीक है, ये थे वीवी डाकूचेव। ठीक, जो कि एक रशियन साइंटिस्ट थे। इन्हीं को हम फादर ऑफ सॉइल साइंस के नाम से जानते हैं। ठीक, इन्होंने क्या कहा कि जो सॉइल है वो एक नेचुरल बॉडी है, जिसमें मिनरल होते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, जिसका जो उत्पत्ति स्थान है वो निश्चित है। उन्होंने क्या कहा, डेफिनिट जेनेसिस, मतलब उसका जो उत्पत्ति है, ओरिजिन है, वो डेफिनिट है, निश्चित है। ठीक, और उसका खुद का एक नेचर है, उसकी खुद की एक प्रकृति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम यहाँ पढ़ेंगे सॉइल थ्री डायमेंशनल बॉडी कैसे है। तो थ्री डायमेंशनल बॉडी से मतलब ये है कि उसमें तीन डायमेंशन होंगे, मतलब तीन आयाम होंगे हिंदी में कहा जाए तो। पहला क्या होगा, लेंथ होगा, मतलब उसमें लंबाई होगी। ठीक, उसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, और साथ ही साथ उसमें क्या है, गहराई होगी। ठीक, तो ये तीन तरीके हो गए, इसलिए इसको हम थ्री डायमेंशनल बॉडी कह देते हैं सॉइल की। अब बात करते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना लैंड सरफेस की, वो एक जगह से दूसरे जगह पर बदलती हैं। मतलब कि कहीं लेंथ ज़्यादा होगी, कहीं ब्रेड्थ ज़्यादा होगी, कहीं डेप्थ ज़्यादा होगी, मतलब लंबाई, गहराई, चौड़ाई, ये सब एक जगह से दूसरी जगह पे बदलते हैं। ठीक, चेंज होते हैं, हर जगह सेम नहीं होते। इसीलिए कहीं पहाड़ी एरिया होता है, कहीं मतलब गहराई है, पहाड़ है, ऐसे बहुत सारे जगह क्यों क्यों बटे होते हैं, यही कारण है उनके बटने का, कि कहीं लंबाई ज़्यादा है, कहीं चौड़ाई ज़्यादा है, पठार होते हैं, बोलते हैं ना प्लेन एरिया, हिली एरियाज, इसलिए। अब बात करते हैं कि जो इसकी अपर बाउंड्री होती है ना, तो अपर बाउंड्री जैसे अपना ये सॉइल हो गया, तो सॉइल के जो अपर एरिया है उसमें क्या होता है, एयर और वाटर होता है। ठीक, एयर और वाटर होता है। वहीं लोअर बाउंड्री में क्या होता है, रॉक लिथोस्फेयर। अब रॉक लिथोस्फेयर क्या होता है, वो होता है चट्टान, रॉक। लिथोस्फेयर का मतलब भी यही होता है, लिथ का मतलब पत्थर ही होता है। तो जो रॉक वाला एरिया है वो नीचे होगा, और जो एयर और वाटर होगी वो हमारे सॉइल के अपर बाउंड्री में होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इतनी बात समझ आ गई होगी। हाँ, अब पढ़ते हैं हम सॉइल के कंपोनेंट्स। ठीक, क्या पढ़ते हैं, सॉइल के कंपोनेंट्स। तो इसमें देखिए चार कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये दो भागों में बटा होता है। एक होता है पोर स्पेस, क्या होता है, पोर स्पेस। और एक होता है सॉइल सॉलिड्स, क्या होता है, सॉइल सॉलिड्स। ठीक, अब यही दो हिस्सों में बटा होता है आपका ये जो सॉइल सॉलिड है ना, यही दो हिस्सों में, और जो पोर स्पेस है ये भी दो हिस्सों में बटा होता है। जो ये आपका पोर स्पेस है, इसमें 25% में क्या होती है, एयर होती है। कितनी, 25%। ठीक, अब जब 25% एयर हो गई तो 25% वाटर होगा भाई, है ना, ऐसे ही 25% वाटर होगा। ये जो आपका मिनरल मैटर है ये 45% होता है। ये एक सेकंड, ये जो आपका मिनरल मैटर है ये होता है 45%, और ऑर्गेनिक मैटर होता है 5%। ठीक, समझ आ गया। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई बढ़िए। हाँ, अब पढ़ेंगे हम रॉक और मिनरल के बारे में, हमारा अगला टॉपिक आ जाता है जो कि रॉक और मिनरल है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम रॉक्स क्या होती हैं।
तो जनरली देखा जाए तो जो हमारी रॉक्स हैं या चट्टानें हैं वो मिनरल से मिलकर बनी होती हैं, दो या दो से अधिक मिनरलों से बनकर बनी होती हैं। हमारे यहाँ 2000 से लगभग 2000 मिनरल्स हैं। ठीक है, चलिए। तो पेट्रोलॉजी क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी चट्टानों का स्टडी करना, रॉक्स का स्टडी करना पेट्रोलॉजी कहलाता है। जो पेट्रा वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रॉक, मतलब चट्टान, और लोगस का मतलब होता है साइंस या स्टडी। ठीक है, तो हम पेट्रोलॉजी में क्या करते हैं कि रॉक्स का स्टडी करते हैं। ठीक है भाई। और इसमें दो शब्द और होते हैं, एक पेट्रोग्राफी होता है। तो पेट्रोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? रॉक्स का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। ठीक, रॉक्स का वर्णन पढ़ते हैं। और पेट्रोजेनेसिस में क्या पढ़ते हैं कि जो ओरिजिन होता है रॉक का, रॉक की उत्पत्ति कैसे हुई, ये हम पेट्रोजेनेसिस में पढ़ते हैं। ये उसी को हम जब हम रॉक्स की उत्पत्ति या ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं उसे ही हम पेट्रोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, और जब हम रॉक का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तब हम उसे पेट्रोग्राफी कहते हैं, या उसे जब हम समझते हैं। ठीक है भाई। जो जियोलॉजिस्ट हैं, है ना, उन्होंने क्या कहा, रॉक को 3 हिस्सों में बांटा है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में बांटा है। कैसे? तो पहला है इग्नियस रॉक, जिसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक। चलिए समझते हैं ये क्या होता है। तो जब हमारा जो लावा है ना, यहाँ पे चित्र में देखें आप, ये जो लावा है, ठीक, गर्म होता है, मैग्मा या लावा गर्म होता है। तो जब ये गर्म होकर बहता है, ठीक, क्या होता है? बहता है। बहने के बाद जब ठंडा होता है ना, जब ठंडा होता है तब बनती है आपकी आग्नेय चट्टान। ठीक, इग्नियस रॉक जिसे कहते हैं, या हम प्राथमिक चट्टान या प्राइमरी रॉक कहते हैं। ठीक है, ये भी 2 तरीके की होती है, अभी आगे पढ़ेंगे। अब जो ये अपनी आग्नेय चट्टान होती है ना, इस पे क्या होता है, ये वेदरिंग वगैरह होता है, ये टूटती है या इसका इरोजन होता है ना, किसी भी तरीके से टूट रही हो, और टूटने के बाद जब दूसरी चट्टान बनती है उसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक, या सेडिमेंट्री रॉक को हिंदी में क्या कहते हैं? सेकेंडरी रॉक। ठीक है, अब जब ये सेकेंडरी रॉक में भी सेम प्रोसेस होती है, या किसी भी तरीके की प्रोसेस होती है, वेदरिंग वगैरह कुछ भी हुआ, हीट या प्रेशर आया है ना, टेम्परेचर का, तो इसमें बदलाव आते हैं। तो इसमें बदलाव आते हैं जो कि मेटामॉर्फिक रॉक कहलाता है। तीसरा रॉक बनता है जब हम उसे मेटामॉर्फिक कहते हैं। लेकिन ये जो मेटामॉर्फिक है ना, ये इग्नियस रॉक से भी बन सकता है और सेडिमेंट्री रॉक से भी बन सकता है। और जब ये सारी चट्टानें पिघलती हैं तब लावा बनता है। ये है पूरी प्रोसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रॉक को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 तरीके की रॉक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं, चलिए आ जाओ भाई। तो जो रॉक है ये 3 तरीके की होती है, जैसा आप पहले जान चुके हैं। इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक 2 तरीके की होती है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव कब होती है? जिसे हम आंतरिक कहते हैं। जो लावा है ना, वो जो अपना अर्थ है, अर्थ के निचले हिस्से पर जब लावा जम जाए तो इंट्रूसिव होता है। एक्सट्रूसिव क्या होता है भाई? जब हमारी जो बाहरी सतह है, अपर सरफेस है ना, जो हमारी अर्थ की, उसके बाहर आके लावा जब जमे तब उसे हम एक्सट्रूसिव चट्टानें कहते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो जो इंट्रूसिव के एग्जाम्पल हैं गैब्रो और ग्रेनाइट, और जो एक्सट्रूसिव है, एक्सट्रूसिव के एग्जाम्पल हैं आपके बेसाल्ट और रायोलाइट। ठीक, ऐसे ही हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक की। तो जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक जो कि आपको पता है इग्नियस रॉक के वेदरिंग से ही बनता है। ठीक है, इसमें इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक सैंड स्टोन होता है, लाइम स्टोन होता है, सेल होता है, डोलोमाइट होता है, ऐसे और भी एग्जांपल्स होते हैं, भी नीचे पढ़ेंगे। जो हमारा मेटामॉर्फिक है वो इग्नियस से भी बन सकता है और सेडिमेंट्री से भी बन सकता है, जैसा कि आप सबको पता है, पहले हम पढ़ चुके हैं। तो ये मेटामॉर्फिक में भी कई सारी चट्टानें आती हैं, लेकिन ये कैसे बनती हैं? इन सब में जब चेंजेस आते हैं, किसी भी तरह का चेंज आता है, तब मेटामॉर्फिक बनती है चट्टानें। जैसे स्लेट हो गई, सिस्ट हो गई, क्वार्ट्ज हो गया। क्वार्ट का उपयोग आपकी घड़ियों में किया जाता है। मार्बल्स, संगमरमर सुना होगा, तो इन सब का उपयोग किया जाता है। माफ़ करिएगा, इन सब का उपयोग नहीं किया जाता है, ये सारी चट्टानें हैं और उपयोग भी किया जाता है, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। अब इग्नियस रॉक हम इतने बार पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार और पढ़ लेते हैं। तो ये इग्नियस रॉक क्या होती है भाई? ये जो अर्थ क्रस्ट पे जो हमारा मैग्मा है या लावा है, उसके सॉलिडिफिकेशन से, मतलब जब वो सॉलिड हो जाता है, तो जब पहली बार चट्टान बनती है उसे हम इग्नियस रॉक, प्राइमरी रॉक या मैसिव रॉक या प्राथमिक चट्टान कहते हैं, या फिर आग्नेय चट्टान, बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, तो यही है। इसमें हम हमने बता ही दिया कि एक्सट्रूसिव क्या होता है और इंट्रूसिव क्या होता है ना।
आपने जान लिया कि एक्सट्रूसिव क्या होता है और इंट्रूसिव क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने बता ही दिया था कि एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव क्या है। फिर भी मैं वेसिकुलर रॉक बताऊँगा। वेसिकुलर रॉक कब बनती है, जो हमारा जो मैग्मा है ना, जब वो ठंडा होता है सरफेस पे, तो क्या होता है कि जो चट्टानें बनती हैं, ठीक, जो चट्टानें बनती हैं उनमें जो वाटर, जो हमारा जल है ना, उसका स्टीम, मतलब उसकी जब भाप फंस जाए, जो हमारा वाटर है ना उसकी भाप फंस जाए चट्टानों के अंदर, तब उसमें वेसिकल्स बनते हैं, ठीक। उसी को हम वेसिकुलर रॉक कह देते हैं, ठीक है। अब बेस्ड ऑन सिलिका कंटेंट, जो सिलिकेट कंटेंट होते हैं ना, उसके बेस पे भी डिफाइन किया हुआ है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे एसिड रॉक हैं जिसमें 65% से अधिक सिलिका ऑक्साइड होगी, तो वो एसिड रॉक कहलाएंगे, मतलब ऐसे चट्टान जो एसिडिक होते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल है ग्रेनाइट, रायोलाइट, तो ये चीज़ लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक की, ठीक है भाई। तो सेडिमेंट्री रॉक, जैसे कि मैंने बता ही दिया है कि जब हमारी आग्नेय चट्टान टूटती है तो सेडिमेंट्री रॉक बनती है ना। तो सिंपल है कि सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है। इसके एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं कि भाई क्या क्या होते हैं। तो आपने पहले भी पढ़ा है, सैंड स्टोन है, सेल है, लाइम स्टोन है, आयरन स्टोन है, डोलोमाइट, ये सारे सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक की। इसको, इसके बारे में भी हमने पढ़ ही रखा है कि भाई जब किसी भी प्रकार का केमिकली या हीट या टेम्परेचर आदि प्रेशर वगैरह पड़ेगा जो हमारी पहले की चट्टानें हैं उन पर, तो जो चेंज होके चट्टान बनेगी वो मेटामॉर्फिक चट्टान बनेगी, है ना। और यदि वाटर के कारण बन रही है, ड्यू टू वाटर, तो उसे हम हाइड्रोमेटामॉर्फिस कहते हैं। और यदि प्रेशर के कारण बन रही है तो उसे हम डायनामो मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ये दो चीज़ें याद रखनी है, और नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो CUET ABM का एग्ज़ाम है ना, बहुत डिटेल में नहीं जाता है। पढ़ने को हम इससे भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हमारा इतनी डिटेल में नहीं आता है। तो फिर लगता है कि मेहनत ज़ाया चली गई, ज़ाया नहीं जाती है, बट उस समय तो लगता है यदि ईजी सवाल ना बने और टफ हमने पढ़ रखा है फिर भी ईजी ना बने, तो ऐसा महसूस होता है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सैंड स्टोन में जब बदलाव होता है तो कौन सी बनती है, क्वार्ड बनता है हमारा, जिसको क्वार्ट्ज बोलते हैं, ठीक है। सेल, सेल जो कि सेकेंडरी चट्टान है, इसमें जब तब्दीलियाँ होती हैं तो स्लेट बनती है, स्लेट, है ना, माइका या सिस्ट। लाइम स्टोन जो हमारा चूना पत्थर है, जब इसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस आते हैं तो मार्बल बनता है, जिसे हम क्या, संगमरमर जैसे मार्बल बनता है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट में जब चेंजेस आते हैं तो नीस चट्टान बनती है ना, नीस का पत्थर बनता है। और जब डोलेराइट में चेंजेस आते हैं तो हॉर्न ब्लेंड ग्नीस बनता है, ठीक है। नीस का पत्थर सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना है तो नेट में सर्च करके देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, रॉक्स के बारे में हमने बहुत सारा पढ़ लिया है, एक लाइन इसमें और पढ़नी है कि जो रॉक्स होते हैं ना, ये लेयर्स में डिवाइडेड होते हैं, है ना। इसी को हम स्ट्रेटा कहते हैं, लेयर्स या स्ट्रेटा। तो इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, क्या कह देते हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक का था, है ना। अब पढ़ेंगे हम अर्थ क्रस्ट के बारे में, थोड़ा बहुत डिटेल, बहुत ज़्यादा नहीं, पॉइंट पॉइंट हमने बहुत ढूंढ ढूंढ के लिखे हैं, तो पॉइंट पॉइंट पढ़ेंगे। बात करते हैं अर्थ क्रस्ट की, तो इसमें 98 एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। कितने, 98 एलिमेंट पाए जाते हैं, और लगभग 2000 के करीब मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक। जिसमें से ऑक्सीजन 46.6% होता है। ये मैं अर्थ क्रस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सॉइल की नहीं। अर्थ क्रस्ट में 46.6% ऑक्सीजन पाया जाता है। सिलिकॉन, इसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है जो कि 27.71% है। फिर एल्यूमिनियम थर्ड नंबर पे आता है, और चौथे नंबर पे आयरन आता है जो कि 5%। ये जो ऑक्सीजन और सिलिकॉन है, ये 4 हिस्सों का 3 हिस्सा अकेले हैं, ठीक। कितने हिस्से, 3 हिस्से अकेले हैं। कौन है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ये 3 हिस्से अकेले हैं, ठीक, जो कि नॉन मेटालिक होते हैं, ठीक। और रिमेनिंग एलिमेंट, जितने भी बचे हुए एलिमेंट हैं वो इस एक हिस्से में, रिमेनिंग एलिमेंट इस एक बचे हिस्से में आएंगे जो कि मेटालिक होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों जो डोमिनेंट एलिमेंट होता है। अब आप ही देख लीजिए, जो हमारा अर्थ क्रस्ट है सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा है, आप खुद बता सकते हैं कि ऑक्सीजन है भाई। तो ऑक्सीजन कैसा हो गया हमारा, डोमिनेंट एलिमेंट हो गया। अब डोमिनेंट सेकंड एलिमेंट कौन सा होगा भाई, तो जाहिर सी बात है दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा होगा वो डोमिनेंट सेकंड एलिमेंट होगा, तो वो सिलिकॉन हो गया। ऐसे ही अब यदि पूछा जाए कि डोमिनेंट मेटेलिक एलिमेंट कौन सा है, तो वो एल्यूमिनियम हो जाता है, क्योंकि ये दोनों नॉन मेटेलिक हैं। मेटेलिक शुरू होते हैं आपके एल्यूमिनियम से, ठीक। एल्यूमिनियम के बाद जितने भी एलिमेंट होंगे सब मेटेलिक होंगे, नॉन मेटेलिक सिर्फ दो ही होते हैं, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऑक्साइड सिलिकॉन ऑक्साइड होता है,
58-59% करीब, एल्यूमिनियम ऑक्साइड 15.2%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मिनरल्स की बात करते हैं। तो देखिए पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं छाँट छाँट के चीज़ें लाया हूँ, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है, मैंने एग्ज़ाम पेपर देखा हुआ है, वो भी मैं सॉल्व कराऊंगा, इतना डिटेल में नहीं आता है। फिर भी हम डिटेल में ही पढ़ रहे हैं, छाँट छाँट के लाया हूँ पढ़ाने के लिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अर्थ क्रस्ट जो होता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? फेल्ड्स्पार। ठीक है, फेल्ड्स्पार मिनरल होता है, 58% पाया जाता है। ठीक है, सॉइल में जो क्वार्ट्ज है ना, ये 45% पाया जाता है। अभी जो हम पिछला पढ़ के आए हैं वो एलिमेंट्स थे, अब हम पढ़ रहे हैं मिनरल्स। तो सबसे ज़्यादा मिनरल कौन सा पाया जाता है? फेल्डस्पार, जो कि 58% है। और जो हमारा सॉइल है उसमें जो क्वार्ट्ज पाया जाता है, कितना पाया जाता है? 45%। ठीक है, जब चट्टानें टूटती हैं, ठीक है ना, तो वेदरिंग के लिए, टूटने के लिए सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंट मिनरल कौन सा होता है, मतलब टूटने में सबसे ज़्यादा समय कौन लेता है? तो वो क्वार्ट्ज। जो क्वार्ट्ज है ना, इसमें बहुत ताकत लगानी पड़ती है चट्टान को टूटने के लिए, और सबसे कम रेसिस्टेंट, जो फट से टूट जाए, जल्दी टूट जाए, तो वो है आपका कैल्साइट। यहाँ पे फ्लो लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा क्वार्ट्ज है, फिर उसके बाद फेल्ड्स्पार टूटता है, फिर उससे और जल्दी ये मस्कोवाइट टूट जाता है, बायोटाइट, और कैल्साइट तो तुरंत टूट जाता है। तुरंत नहीं टूट जाता है, यहाँ समझने के लिए, क्योंकि 1 ग्राम सॉइल बनने में 100 से 200 साल लग जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्राइमरी मिनरल और सेकेंडरी मिनरल की। जो मिनरल है ना, ये 2-3 तरीके से बटा होता है, कि जो सिलिका ऑक्साइड होता है ना, इनके जो परत होती हैं, इसके बेस में कैसे बांटेंगे, और भी होते हैं, बट इसमें से हम सिर्फ इतना जान लें कि प्राइमरी मिनरल क्या है और सेकेंडरी मिनरल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी मिनरल के नाम लिखे हुए हैं, और यहाँ पे सेकेंडरी मिनरल के नाम लिखे हुए हैं, जो कि आप आसानी से याद करना है आपको। ठीक है, ये चीज़ याद करनी पड़ेगी, ये समझने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो जैसे प्राइमरी में क्वार्ट्ज हो गया, प्राइमरी में क्वार्ट्ज हो गया, जो आपको याद रखना है, ओलिवाइन जिसमें मोलिब्डेनम ज़्यादा पाया जाता है, सर्पेंटाइन है ना, बायोटाइट है, माइका है। तो ये मेन मेन याद रखने हैं आपको। सेकेंडरी मिनरल में क्या है भाई? हेमेटाइट है, जिसमें आयरन ज़्यादा होता है ना। ऐसे ही मोंटमोरिलोनाइट है, क्लोराइट है, कैल्साइट है, जिप्सम है, डोलोमाइट है। तो ये हमें याद रखने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं सॉइल फॉर्मेशन की। सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस, ये सॉइल बनती कैसे है? तो सॉइल बनती है सिर्फ और सिर्फ वेदरिंग से। काहे से? वेदरिंग से, जिसे हम क्या कहते हैं? अपक्षय या भूक्षरण। ठीक, तो अब ये है क्या, हम ये समझ लेते हैं भाई। ये हमारी रॉक है, मान लो ये हमारी चट्टान है, ठीक है, इस पर जब वेदरिंग होती है ना, तो क्या बनता है? रिगोलिथ। अभी मैं बताऊंगा रिगोलिथ क्या है, और रिगोलिथ में चेंजेस आने से बनती है हमारी ट्रू सॉइल। ठीक है, ये हमारा रॉक हो गया, यहाँ हमारा रिगोलिथ बनता है, यहाँ हमारी ट्रू सॉइल बनती है। ठीक है, तो समझते हैं कि जो हमारा रॉक है ना, सॉलिड रॉक है, इसके टूटने से हमारा रिगोलिथ बनता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो जब रिगोलिथ, पेरेंट मटेरियल या रिगोलिथ बनता है, और इसी से फिर हमारी ट्रू सॉइल बन जाती है। ठीक है, और अच्छे से समझते हैं भाई कि सॉइल या वेदरिंग कैसे होती है। ठीक है, पहला क्या है? फिजिकल, और दूसरा है केमिकल। एक और होता है जिसे हम बायोलॉजिकल कहते हैं। बायोलॉजिकल में क्या होता है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फिजिकल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल की बात कर लेते हैं। तो इसमें मतलब टूटता कैसे है या क्या कैसे होता है, इस चार्ट और इसके माध्यम से हम समझेंगे, डायग्राम के माध्यम से। तो ये जो फिजिकल मैकेनिकल होता है, फिजिकल या मैकेनिकल, ठीक है, इसमें क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन, मतलब कि कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बस चट्टान चट्टान में बदलाव आएंगे, चट्टान टूटेगी। बड़ी चट्टान है ना, वो टूटेगी, लेकिन उसमें जो कंटेंट है उसमें बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कैसे कैसे टूट सकती है भाई? पहला तो फिजिकल कंडीशन कैसी है चट्टान की, मतलब मजबूत कितनी है, कमज़ोर है या कैसी है, तो इस कारण पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर, तापमान बहुत हुआ, प्रेशर बहुत हुआ, है ना, तो चटक गया, चट्टान या पहाड़ चटक गया। होता है, पत्थर चटकते हैं गर्मी की वजह से, है ना। ऐसे ही बारिश हुई या कुछ हुआ, H2O के एक्शन से कुछ भी हुआ, तो पहाड़ टूटा, इसमें बदलाव नहीं आया, सिर्फ पहाड़ टूटा। ठीक है, ऐसे ही हवा से, और ऐसे ही एटमॉस्फेयर या ये वायुमंडल है उसके दबाव से। ठीक है, बात करते हैं केमिकल। केमिकल डिकम्पोजिशन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसमें बदलाव होते हैं। किसी भी तरह का केमिकल यूज़ हुआ, और जो हमारी चट्टान पहले थी उस, अब वो चट्टान नहीं रही, केमिकली रिएक्शन हुआ, अब दूसरी चट्टान बन गई है। जैसे हाइड्रेशन के माध्यम से, हाइड्रोलाइसिस के माध्यम से, सॉल्यूशन के माध्यम से, कार्बोनेशन के माध्यम से, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के माध्यम से। तो अब मैं बता दूं कि इनमें होता क्या क्या है। ठीक है, तो जो हमारा हाइड्रेशन होता है, एक हमारी चट्टान होती है जिसे हम हेमेटाइट कहते हैं, इसमें हाइड्रेशन हुआ मतलब जल योजन,
पानी का जुड़ना, कुछ किसी भी तरह से पानी का रिएक्शन हुआ, पानी उससे जुड़ गया तो हेमेटाइट से लिमोनाइट बन जाए। ठीक है, इसका मैं फार्मूला या जैसे भी बदलता है वो भी दिखा सकता था, लेकिन इतना डिटेल हमारा एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए हम डिटेल में जाएंगे, बस पढ़ लेंगे कि हाइड्रेशन में होता क्या है। इसको हिंदी में जलयोजन कहते हैं, जलयोजन कहते हैं। और इसमें होता क्या है, जो हमारा हेमेटाइट चट्टान है उससे लिमोनाइट बनता है, केमिकल रिएक्शन होके, ठीक है, पानी का रिएक्शन होके, पानी जुड़ के। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं भाई। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो हमारा फेरस ऑक्साइड होता है ना, जो हमारा फेरस ऑक्साइड होता है उसमें जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है भाई, रिडक्शन उसी का उल्टा होता है, जो हमारा फेरिक ऑक्साइड है उससे फेरस ऑक्साइड बनेगा। ये भी समझ गए भाई। कार्बोनेशन क्या होता है, कार्बोनेशन समझ लें। इसमें क्या होता है, जो हमारा चूना पत्थर होता है ना, या कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इससे कैल्शियम बाय कार्बोनेट बनना। ठीक है, जो हमारा चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट है, इससे क्या बनता है हमारा कैल्शियम बाय कार्बोनेट। ठीक है, तो इसी को हम क्या कह देते हैं, कार्बोनेशन। ठीक है, और जल अपघटन जो हमारे हाइड्रोलाइसिस है, इसका एक एग्जाम्पल है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, जो माइक्रोलाइन होता है ना, माइक्रोलाइन, उसमें चेंजेस होते हैं, हाइड्रोलाइसिस होता है तो हमारा क्या बनता है, अम्ल सिलिकेट, मतलब एसिड सिलिकेट बनता है। ठीक है, क्या बनता है, अम्ल सिलिकेट। और अम्ल सिलिकेट से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, मतलब देखा जाए तो माइक्रोलाइन से अम्ल सिलिकेट बना और अम्ल सिलिकेट से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना। ठीक है, चलिए ये आपको, ये जो मैंने चीज़ें बताई आपको मैं पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगा, क्योंकि यहाँ अभी दिखाई नहीं दे रहा है। पीडीएफ में आपको, पीडीएफ कहाँ मिलेगा मैं ये बता दूं, जो आपका टेलीग्राम चैनल है, कृषि छात्र एग्रीकल्चर करके टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर ज्वाइन होइए, उस पर आपको ये पूरे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। माफ़ करिएगा, अभी हमने ये नहीं पढ़ा है बायोलॉजिकल के बारे में, तो बायोलॉजिकल पढ़ लें। बायोलॉजिकल में क्या होता है कि दोनों तरीके हो सकते हैं, कि चट्टान टूटे और उसमें गुण ना बदलें, या चट्टान में डिकम्पोजिशन हो और गुण बदल जाएं। तो ये किसके किसके द्वारा होता है भाई, ये देख लेते हैं। तो ये जो ह्यूमन होते हैं ना, हम इंसान, मैन एंड एनिमल्स, इनके द्वारा हो सकता है, किसी भी तरीके से होगा, या इंसान तोड़ रहा है, देखते हैं अभी चट्टानें बड़ी बड़ी तोड़ी जा रही है ना, तो इस तरह का चेंजेस बायोलॉजिकल चेंजेस कहलाता है। हायर प्लांट एंड देयर रूट्स, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं और उनकी जो जड़ें होती हैं ना, बड़ा पेड़ गिर गया तो किसी भी तरीके से थोड़ा सा हिस्सा तोड़ ले गया, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इन सब से रॉक का वेदरिंग होना, बस यही इतना ही है रॉक। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं बता चुका हूँ फिजिकल वेदरिंग क्या है, केमिकल वेदरिंग क्या है, बायोलॉजिकल, फिर भी एक बार समझ लेते हैं। फिजिकल वेदरिंग का मतलब यही है कि चट्टान टूटे लेकिन उसमें बदलाव ना आए, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे लेकिन उसमें बदलाव ना आए। केमिकल वेदरिंग का मतलब ये है भैया कि जो हमारा पुराना चट्टान है उसमें जब बदलाव हो, केमिकल रिएक्शन हो, तो हमें सेकेंडरी प्रोडक्ट मिले जो कि नया मटेरियल हो, वो केमिकल वेदरिंग होगा। बायोलॉजिकल वेदरिंग दोनों तरीके से होता है। ठीक है, फिजिकली भी होता है, केमिकली भी होता है, लेकिन उसको करता कौन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म करेगा, लिविंग एजेंट करेगा, तो वो बायोलॉजिकल वेदरिंग कहलाएगा। समझ गए। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि फैक्टर क्या क्या होते हैं भाई सॉइल बनाने के। तो दो दो फैक्टर होते हैं, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। ठीक है, एक्टिव में क्या क्या आता है, जो हमारा क्लाइमेट है ये एक्टिव होगा, क्योंकि क्लाइमेट के कारण चेंजेस आएंगे, तो ये हमारा एक्टिव में आता है। वेजिटेशन हो गया, ऑर्गेनिजम्स हो गए, ठीक। लेकिन दोस्तों जो पैसिव होता है ना, इसमें क्या होता है, पेरेंट मटेरियल होता है, टोपोग्राफी होता है, टाइम और एज ऑफ लैंड होता है। मैं अभी समझाता हूँ इन तीनों को कि ये इस डिटेल होती क्या है। तो दोस्तों क्या होता है ना, जैसे पेरेंट मटेरियल पत्थर वगैरह हो गया, टोपोग्राफी, मतलब जो ये पेडोलॉजी वाला हिस्सा है ना, ये पैसिव में आता है। ठीक है, और जो हमारा एडोफोलॉजी वाला है वो एक्टिव में आता है, जैसे वेजिटेशन है, ऑर्गेनिज्म है ना, ये सब। अब मैं ये टाइम, एक चीज़ और बता दूं दोस्तों में, अभी तो मैंने रिसर्च करी तो यही मिल रहा है, लेकिन मैंने जो पढ़ा हुआ है, ये टाइम और एज ऑफ लैंड, ये जो इसको हम क्या मानते हैं, न्यूट्रल मानते हैं। ठीक, क्योंकि इससे कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, अभी हालांकि पैसिव में मैंने रिसर्च करी है तो मिला है, लेकिन मैंने जहाँ तक पढ़ा है तो इसको उदासीन मानते हैं। हिंदी में तो मैंने यही पढ़ा है कि इसको उदासीन कारक माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सॉइल फार्मिंग प्रोसेस में कुछ टर्मिनोलॉजी होती हैं, 10-12 टर्मिनोलॉजी हैं, पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, और आगे भी काम आएगा। तो दोस्तों सबसे पहला शब्द है हमारे पास ह्यूमिफिकेशन। क्या है, ह्यूमिफिकेशन। इसमें क्या होता है, जो हमारा रॉ ऑर्गेनिक मैटर है
कार्बनिक पदार्थ है वो किस में बदल जाए भाई, वो ह्यूमस में बदल जाए, यही हमारा ह्यूमिफिकेशन है। कैसे ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जो कि ऑर्गेनिजम्स करते हैं, ठीक, ऑर्गेनिक मैटर को ह्यूमस में बदल देना, यही ह्यूमिफिकेशन है, इतना याद कर लें, ठीक है। अगला है भाई इलुविएशन। ये एक इलुविएशन है और एक आई से शुरू होता है, वो भी इलुविएशन होता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है भैया। ये जो ई वाला होता है इसमें पता है क्या होता है, जो हमारे ये जो हमारा हॉरिजॉन होता है ना, हॉरिजॉन, ए हॉरिजॉन मतलब सॉइल प्रोफाइल में जो हॉरिजॉन्स होते हैं उसमें जो हमारा A2 संस्तर होता है या ई संस्तर होता है, ई हॉरिजॉन जो होता है, इसमें जो क्या बोल सकते हैं कि जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं या कुछ भी हो वो वॉश आउट हो जाए, नीचे चला जाए, ठीक है, पानी के साथ नीचे चला जाए, परकोलेट हो जाए पानी के साथ लोअर लेयर में, उसे हम क्या कहते हैं, इलुविएशन, ठीक है भाई। आई वाला इलुविएशन क्या कहलाता है, तो इसको हम कहते हैं वॉशिंग इन, ये नीचे होता है इसी के जस्ट, ये जो हमारा बी वाला सरफेस होता है ना, मतलब बी वाला जो हॉरिजॉन होता है उसमें होता है। इसमें जब इससे वॉश आउट हुआ, अब यहाँ पे समझना, जब इससे वॉश आउट हुआ तो ये कहाँ आके रुका, इसमें आके रुका। इसने बोला कि भैया वो आपको नहीं रख रहा है, मैं आपको रख लूँगा, तो इसमें क्या होता है, वॉशिंग इन होता है, ठीक है। जो जो सॉइल है ना, सॉइल के जो मटेरियल्स वो लोअर लेयर में आके रुक जाएं, लोअर लेयर मतलब कि बी हॉरिजॉन में, ठीक है। हॉरिजोनेशन क्या है भैया, तो जो हमारा सॉइल बॉडी है उसको अलग अलग हॉरिजॉन्स में बांट देना, हॉरिजोनेशन कहलाएगा, ठीक है। तो 4 वर्ड आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब दोस्तों और आगे के वर्ड को हम पढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन क्या है, इसमें क्या होता है, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, जो हमारा सॉइल प्रोफाइल है उसमें किसी भी प्रकार का कैल्शियम कार्बोनेट का एक्यूमुलेशन होना या प्रिसिपिटेशन होना, ठीक, एक्यूमुलेट होना मतलब जमना, उसमें किसी भी तरह से आना, सॉइल प्रोफाइल में यदि कैल्शियम कार्बोनेट आ रहा है तो उसे हम कैल्सिफिकेशन कहेंगे। अब बात करते हैं डीकैल्सिफिकेशन क्या है भाई, तो कैल्सिफिकेशन का उल्टा डीकैल्सिफिकेशन, जो हमारा सॉइल है उसमें से कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम आयन लीच हो जाए, निक्षालित हो जाए या हट जाए, उसे हम डीकैल्सिफिकेशन कह देंगे। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे पॉडजोलिजेशन के बारे में। इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ सिलिका, जो सिलिका होती है ना वो जमती है, एक्यूमुलेट होती है, और जो सेस्क्यू ऑक्साइड है वो लीच कर जाए। जैसे ही सिलिका जमे तो जो सेस्क्यू ऑक्साइड है जिसमें एल्यूमिनियम और आयरन होता है वो हमारी जो लोअर लेयर है उसमें चला जाए, ये है पॉडजोलिजेशन। अब बात करते हैं लेटराइजेशन की, तो लेटराइजेशन पॉडजोलिजेशन का जस्ट उल्टा होता है। जैसे ही सिलिका रिमूव होगी तो जो सेस्क्यू ऑक्साइड है वो अपर लेयर में ही रह जाएगा और वो नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, वो ऊपर ही रहेगा, सोलम में ही रहेगा, मतलब कि ऊपर के ही सरफेस में रहेगा। लेटराइजेशन में एक बार और मैं डिटेल में बता देता हूँ कि लेटराइजेशन में होता क्या है, जो सिलिका है ना वो नीचे चली जाए और जो सेस्क्यू ऑक्साइड है वो ऊपर आ जाए, ठीक, ये है लेटराइजेशन। और पॉडजोलिजेशन में क्या होता है, सिलिका ऊपर रहे, सेस्क्यू ऑक्साइड नीचे चला जाए, उल्टा होता है, ठीक है। सिलिका ऊपर सेस्क्यू ऑक्साइड नीचे तो पॉडजोलिजेशन, इसी का उल्टा हो जाए, सिलिका नीचे और सेस्क्यू ऑक्साइड ऊपर तो लेटराइजेशन हो जाएगा। अब दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम 3 टर्म और हैं वो पढ़ लें। पहला है ग्लीजेशन, ठीक है, या ग्लाइजेशन, जो कुछ भी बोलते हो आप अपने हिसाब से बोल लेना, ज़रूरी नहीं है कि दुनिया ये बोले तो हम भी बोल, आपसे जो बोलते बने वो बोल लो। मुझसे ग्लाइजेशन बोल सकता हूँ मैं, ग्लीजेशन भी बोल सकता हूँ। तो ये जो ग्लाई या ग्ली वर्ड है ना, ये रसियन ओरिजिन है, जिसका मतलब होता है ब्लू, ग्रे या ग्रीन क्ले, ठीक है। तो ग्लाइजेशन में होता क्या है ये समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, एनारोबिक कंडीशन बन जाती है, मतलब वहाँ हवा नहीं होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। और ये जो वाटर लॉक कंडीशन होता है वहाँ होता है, ठीक भाई, पानी भरा हुआ है, पानी में सांस तो आएगी नहीं, ये होता है। तो जो सॉइल प्रोफाइल है इसके लोअर पार्ट में ये सब होता है, ठीक। कब, ऐसी प्रोसेस, रिडक्शन की प्रोसेस, कैसी प्रोसेस, रिडक्शन की प्रोसेस। रिडक्शन क्या है, यह प्रोसेस हमेशा जो हमारा पानी जहाँ भरा होगा ना, वाटर लॉक कंडीशन होगी, रिडक्शन वहीं होता है, ठीक है। और कहाँ हो रहा है ये बता रहा है कि सॉइल प्रोफाइल के नीचे वाले पार्ट्स में होता है, मतलब वहाँ हवा की कमी हो जाती है, हवा की कमी हमेशा वाटर लॉक कंडीशन में होती है, और वहीं रिडक्शन की प्रोसेस होती है, उसी को हम क्या कह देते हैं, ग्लाइजेशन या ग्लीजेशन, ठीक है। अब बात करते हैं सैलिनाइजेशन की। तो सैलिनाइजेशन में क्या होता है, सैलिनाइजेशन में होता ये है कि जो हमारा सॉल्ट है या नमक है ना, और जो क्लोराइड्स होते हैं कैल्शियम के, सल्फेट होते हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब, ये सारे जो होते हैं ना, ये
जो होरिजन है हमारा, ऊपर के जो लेयर्स हैं हमारी, उस पे आके जम जाए, है ना। ये एरिड और सेमी एरिड रीजन में होता है। अब इसमें ये कैसे होता है, यही क्यों होता है, ये जान लेते हैं। तो इन रीजन्स में क्या होता है कि जो इवेपो ट्रांसपोरेशन होता है, ठीक, मतलब पानी का ऊपर की ओर जाना, भाप बन के ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है इन एरिया का, क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इस कारण से जो वाष्पीकरण है, इवोपे ट्रांसपोरेशन है, ज़्यादा होता है, और बारिश कम होती है। तो इस कारण से जो सॉल्ट है, देखिए जब वो खींचता है ना धूप पानी को अपनी ओर, तो उसके साथ सॉल्ट ऊपर आ जाता है, नमक ऊपर आ जाता है, तभी आपने देखा होगा सफ़ेद सफ़ेद लेयर बन जाती है हमारे खेतों में। तो वो जो अब जब ऊपर बन गया भाई, मतलब जो हमारा जो पानी ऊपर चला गया, वहाँ से बारिश हुई ही नहीं, तो जो हमारा सॉल्ट है वो नीचे कैसे जाए, है ना। तो इस कारण से ये सेलेनाइजेशन, इसी को हम सेलेनाइजेशन कहते हैं, जो हमारे नीचे की लेयर से पानी ऊपर की ओर जाए, उसके साथ सॉल्ट और उसके साथ और भी जो ये लिखे हुए हैं क्लोराइड ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब सरफेस पे आ जाएं, यही सेलेनाइजेशन है। ये समझ गए आपकी एरिड और सेमी एरिड रीजन में ही क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है और उसका जो पानी है वो भाप बन के उड़ जाता है, और बारिश ना होने के कारण वहाँ सेलेनाइजेशन होता है, ठीक है। डिसेलेनाइजेशन इसी का जस्ट उल्टा होता है ना। जो हमारा ऊपर जो सफ़ेद लेयर बन गई है उसको हटाना, किसी भी तरीके से हटाना, है ना, नीचे पहुंचाना या किसी भी तरीके से हटाना, सबसे मतलब डिसैलिनाइजेशन का मतलब यही होता है कि ऊपर की लेयर से जो सॉल्ट है उसको हम हटा दें या नीचे पहुंचा दें, है ना। ये कैसे होगा ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सारे टर्म जो थे आप समझ गए होंगे, और इन टर्म से पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 3 शब्द और हैं, जैसे कि पहला है अल्कैलिजेशन, जिसको हम सोलोनाइजेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो सोडियम आयंस होते हैं ना, इनका एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है, ये जुड़ते हैं, ठीक, और जुड़ के क्या बनाते हैं, सोडिक सॉइल, ठीक है, जुड़ के क्या बनाते हैं, सोडिक सॉइल। ये जो सोडियम आयन है, जाहिर सी बात है सोडियम जुड़ेगा तो सोडिक सॉइल ही बनेगी, है ना। इसी को हम सोलोनाइजेशन कह देते हैं या एल्केलिनाइजेशन, सोडिक सॉइल या एल्केली सॉइल बोल देते हैं हम। और डीकैलिजेशन क्या कहलाता है भाई, डिलकैलिजेशन या सोलोडिजेशन, तो इसी का उल्टा हो जाता है, जो सोडियम आयन है इसको हटाना, है ना, इसको हटाना, जो हमारी सॉइल है इससे हटाना, यही हमारा क्या कहलाएगा, सोलोडिजेशन या डीकैलिजेशन, ठीक है। तो दोस्तों ये हम कैसे करते हैं, लीचिंग या डिग्रेडेशन के द्वारा, ठीक है। एक होता है पेडोटर्बेशन। पेडोटर्बेशन क्या है भाई, ये वर्ड सबसे सिंपल है, वर्ड कठिन है लेकिन इसका मतलब सबसे सिंपल है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग सॉइल, जो हमारी सॉइल है उसको मिक्स करना ही हम पेडोटर्बेशन कहते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल की। तो सॉइल प्रोफाइल में आप लोगों को पता है कि मेनली तीन तीन हॉरिजॉन पाए जाते हैं, हॉरिजॉन ए, मेनली तीन हॉरिजॉन पाए जाते हैं, हॉरिजॉन ए, हॉरिजॉन बी और हॉरिजॉन सी, ठीक है। देखा जाए तो सॉइल प्रोफाइल में कितने होते हैं, ओ होता है, ए होता है, बी, सी, आर, 5 लेयर्स होती हैं, ठीक है। मेनली 3 हॉरिजॉन माने जाते हैं लेकिन 5 लेयर्स होती हैं, होती तो और भी हैं, इनके अंदर भी होती हैं, वो अभी अपन पढ़ेंगे, है ना। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं ओ हॉरिजॉन की, तो इसे हम ऑर्गेनिक हॉरिजॉन कहते हैं या फिर वर्जिन हॉरिजॉन कहते हैं। वर्जिन सॉइल होती है इसमें क्योंकि वो कभी यूज़ नहीं होती। एक बात और, जो सॉइल कभी यूज़ नहीं होती उसे हम वर्जिन सॉइल कहते हैं, ठीक है। कौन सी सॉइल कहते हैं, वर्जिन सॉइल। ये हिंदी में भी लिख के आ जाता है कि वर्जिन मृदाएँ कौन सी होती हैं, तो आपको याद रखना कि ओ हॉरिजॉन में जो सॉइल पाई जाती हैं वो वर्जिन होती हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, पढ़ते हैं इसके अंदर होता क्या क्या है भाई, है ना। तो इसमें 30% ऑर्गेनिक मैटर होता है, मोर देन 50% क्ले होगा, और 20% ऑर्गेनिक मैटर या 20% से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर जब क्ले लेस हो, मतलब जो हमारा क्ले है वो 50% से कम हो रहा हो तो हमारा ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिक मैटर का ही खेल है यहाँ पे, जितना ज़्यादा मतलब इसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा, इसीलिए इसको ऑर्गेनिक हॉरिजॉन कहते हैं, ठीक है। डोमिनेटेड बाय ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है, क्या है, डोमिनेटेड बाय ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक, ये है। अब बात करते हैं भैया ये कहाँ देखा जाता है, तो ये जो ऑर्गेनिक हॉरिजॉन है या ओ हॉरिजॉन है, ये फॉरेस्ट एरियाज़ में देखा जाता है, जहाँ कल्टीवेशन नहीं हो रहा हो, है ना, कल्टीवेशन क्या हो, एब्सेंट हो, या कल्टीवेशन उपस्थित ही ना हो, तो वो ओ हॉरिजॉन कहलाएगा, ठीक है। और ओ हॉरिजॉन 2 पार्ट में बटा होता है, देखिए आप ये नहीं भी पढ़ सकते लेकिन पढ़ लीजिए, मान लीजिए यदि आ गया एग्जाम में तो हमें पता होना चाहिए। O1 हॉरिजॉन कौन सा होता है, जिसे हम अपनी आँखों से देख पाएँ, है ना, जहाँ हम प्लांट, एनिमल या रेसिड्यू, किसी भी प्रकार की चीज़ें जो हम आँखों से देख पाएँ वो O1 हॉरिजॉन में होता है। O2 में क्या होता है भैया, ऐसा ऐसा मटेरियल, ऐसा मैटर जो हम अपनी आँखों से ना देख पाएँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
बात करते हैं ए हॉरिजॉन की। तो ए हॉरिजॉन में क्या होता है, इसी में सब कुछ होता है, ठीक है। इसी में खेती होती है हमारी। खेती तो हमारी ए बी सी दोनों में होती है, तीनों में होती है। चलिए अब बात करते हैं ए हॉरिजॉन की। तो ए हॉरिजॉन में क्या होता है कि एक्यूमुलेशन होता है ना। एक्यूमुलेशन मतलब बहुत सारी चीज़ें आके इसमें एक्यूमुलेट होती हैं, जुड़ती हैं, है ना। चलिए बात करते हैं, जो हमारी अपर सरफेस होती है उससे जुड़ा होता है A1 सरफेस, ठीक है। इसमें जो ह्यूमिफाइड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं और अदर मिनरल्स होते हैं ये ज़्यादा होते हैं जो लोअर हॉरिजॉन्स होते हैं उसके मुकाबले। और इसका जो कलर होता है ना वो भी डार्कर होता है, ठीक है। नीचे के लेयर्स कम डार्कर होते हैं, मतलब कम गहरे कलर के होंगे, ठीक है। E2 या A2 या ई हॉरिजॉन, यही है भैया इलुविएशन, ई वाला इलुविएशन, ठीक है। क्ले, आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑर्गेनिक मैटर, इन सब का लॉस हो रहा हो नीचे, है ना, नीचे की ओर इन सब का लॉस हो रहा हो। और क्या होता है, जब जब इनका लॉस होगा तो क्वार्ट्ज और सैंड सिल्ट एक्यूमुलेट होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं ए थ्री वो लेयर होती है जो ए और बी हॉरिजॉन को जोड़ती है, ठीक है, वो ए3 लेयर है। अब बात करते हैं कि जो हमारा बी हॉरिजॉन है उसमें क्या क्या होता है। तो देखो जो ए हॉरिजॉन है ना उसमें जो A2 है उसको हम वाश आउट कहते हैं, मतलब उसमें से लीचिंग हो रही है। तो जो B1 होता है ना, है ना, B1 तो जोड़ने का काम कर गया ए और बी को, लेकिन जो B2 जोन होता है यही वॉश इन कहलाता है। मतलब A2 से जो लॉस होंगे ना वो B2 अपने अपने पास रख लेगा, बोल देगा भैया तुम्हारे पास जगह नहीं हमें दे दो। वहाँ से लॉस होगा सब कुछ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जो कुछ भी वहाँ से लॉस होगा सब यहाँ जाएगा। जैसे क्ले है, आयरन है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वहाँ लॉस हो रहा था, लीच हो रहा था, और यहाँ एक्यूमुलेट होगा, मतलब यहाँ आके सब जम जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसका कलर डार्कर होता है, किसके अपेक्षा, किसके मुकाबले, A2 हॉरिजॉन के मुकाबले, ठीक है। और B3 जो हॉरिजॉन होता है वो B2 मतलब बी और सी हॉरिजॉन को जोड़ने का काम करता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सी हॉरिजॉन की। तो इसमें क्या होता है, जो ए और बी है, ए और बी को हम सोलम कहते हैं, ठीक है। तो उसके नीचे ए और बी या सोलम के नीचे वाला जो हॉरिजॉन है वो सी हॉरिजॉन कहलाएगा। इसमें क्या होता है, ये जो मेजर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है ना इन सब से दूर रहता है, क्योंकि वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं लोग, ए और बी तक ही खेलते रह जाते हैं, है ना, खेती करने वाले। इसमें क्या होता है, कार्बोनेट्स और सल्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम का एक्यूमुलेशन होता है। बात करते हैं आर लेयर की। तो जो आर हॉरिजॉन होता है ना, हाँ, सी हॉरिजॉन को हम पेरेंट हॉरिजॉन भी कहते हैं या पेरेंट रॉक भी कहते हैं, ठीक है। ये जो और होता है इसको हम बेड रॉक कहते हैं, जो आर हॉरिजॉन होता है इसको हम बेड रॉक कहते हैं, ठीक है। तीन टर्म है भाई। मास्टर हॉरिजॉन किसे कहते हैं, जिसमें आर को छोड़ के बाकी सारे मिल जाएं, जिसमें आर हॉरिजॉन को हटा दो, क्या कर दो, आर हॉरिजॉन को हटा दो, हटा ही दो, तो वो मास्टर हॉरिजॉन है। OABC। सोलम क्या होता है, जैसे पहले बताया ए और बी सोलम होते हैं। ए और बी में क्या, एक ई भी होता है जिसमें इलुविएशन होता है, मतलब कि लीचिंग, वॉश वॉश आउट होने का काम होता है। तो वो भी होता है, इसलिए AEB आ सकता है या A+B भी हो सकता है। इसी को हम सोलम या ट्रू सॉइल कहते हैं। जब हमारा रॉक बन रहा था, रॉक से रिगोलिथ बन रहा था, रिगोलिथ क्या होता है, सोलम प्लस पेरेंट मटेरियल, AB+C। सी को मैंने बोला पेरेंट मटेरियल है, तो A+B+C यही रिगोलिथ है। और जब इससे C हट जाता है तो सोलम बन जाता है, ट्रू सॉइल बन जाता है ना। जब हमारा जैसे ही हमारा C हटता है ना, जैसे ही C हटता है तो ये वाला हमारा ट्रू सॉइल बन जाता है, ठीक है। फार्मिंग लैंड कितनी होती है, 15 से 25 सेंटीमीटर होती है, या इंच में देखें तो 6 से 9 इंच होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हॉरिजॉन जैसा कि हमने पढ़ ही लिया है। ये जो बी हॉरिजॉन है ये इलुविएशन लेयर होता है, मतलब इसमें वॉश इन होता है, और ये वाला एलुविएशन होता है, वॉश आउट होता है। सी को हम पेरेंट हॉरिजॉन कहते हैं, है ना। आर को हम बेड रॉक कहते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, बेड रॉक कहते हैं। तो सोलम क्या है भाई, AB सोलम है, रिगोलिथ क्या है, A+B+C रिगोलिथ है ना, ये पूरा रिगोलिथ है। और ये वाला जो हमारा A, E और B ये हमारा सोलम है, ठीक है। ये सॉइल प्रोफाइल है। यदि कहीं भी दिक्कत आती है तो आप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, जहाँ कहीं भी छोटा सा भी टॉपिक नहीं समझ में आया वो मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या पढ़ते हैं, सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे क्या है भाई, सॉइल टेक्सचर है ना, सॉइल स्ट्रक्चर है, सरफेस एरिया है, सॉइल डेंसिटी, सॉइल पोरोसिटी, सॉइल कलर, सॉइल कंसिस्टेंस। सॉइल टेक्सचर मतलब मृदा गठन, मृदा बनी कैसे है। सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो दिखता कैसा है। सॉइल डेंसिटी मतलब इसमें घनत्व कितना है, डेंसिटी कितनी है।
पोरोसिटी से मतलब है कि इसमें स्पेस कितना है। सॉइल कलर से मतलब है कि इसका कलर कैसा होता है या कैसे चेक करते हैं। सॉइल कंसिस्टेंस मतलब कि सॉइल में कंसिस्टेंसी कितनी है। तो दोस्तों एक एक करके टर्म जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सॉइल कंसिस्टेंसी की। सॉइल कंसिस्टेंसी में क्या है कि जैसे हमारा जो सॉइल है, ठीक है, सॉइल में पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सॉइल पार्टिकल, वाटर वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यदि हम सॉइल में चेंज करना चाहते हैं, ठीक, तो उस चेंज को रोकने के लिए सॉइल कितना रसिस्ट करती है, ठीक है। सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वाटर से जुड़े हैं, तो यदि हम उसमें चेंज लाना चाहें तो वो उसको चेंज करने से कितनी देर तक रोकते हैं, कितना रेसिस्टेंस लगाते हैं, यही सॉइल कंसिस्टेंसी है। ये दो तरीके से होता है, एक कोहेसिव फोर्स, एक अडहेसिव फोर्स। कोहेसिव में क्या होता है, सेम पार्टिकल जब फोर्स लगाते हैं तो कोहेसिव फोर्स कहलाता है। और जब अलग अलग पार्टिकल जैसे सॉइल और वाटर हो गया, जब अलग अलग पार्टिकल फोर्स लगाएंगे तो अडहेसिव फोर्स कहलाता है। सॉइल टेम्परेचर की बात करते हैं अब, तो जो वेरियस प्रोसेसेस होती हैं हमारे सॉइल में उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 80 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। सॉइल टेम्परेचर में इतना ही है। अब बात करते हैं सॉइल कलर की। तो सॉइल कलर में क्या होता है, इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, ठीक है। एक कलर चार्ट होता है, मंसेल कलर चार्ट। इसमें 175 कलर स्ट्रिप्स होते हैं जिससे सॉइल के कलर को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो इसे डिनोट कैसे करते हैं, एक HUE जिसे ह्यू कहते हैं, इसे स्पेक्ट्रल कलर कहते हैं ना, डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर। मतलब इसमें 3 कलर होते हैं, येलो, रेड, रेड ब्लू ब्राउन, 4 होते हैं, येलो, रेड, ब्लू और ब्राउन। इन चारों को मिला के ह्यू बनता है, ह्यू से डिनोट करते हैं और ये डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर होते हैं, ठीक है। फिर आता है वैल्यू। वैल्यू में क्या होता है कि डार्कनेस ऑफ कलर दिखाता है, ये लाइटनेस या डार्कनेस। एक तो मतलब कलर डोमिनेंट कैसा है वो कौन दिखाएगा, ह्यू दिखाएगा। वैल्यू क्या करता है, वैल्यू में लाइटनेस और डार्कनेस, कलर कलर चुन लिया, अब कलर की लाइटनेस और डार्कनेस बताएगा। तो 0 ब्लैक से 10 वाइट तक रेंज होती है, ब्लैक से शुरू होता है वाइट तक रेंज होती है, और 0 से 10 रेंज होती है, ठीक है। ये जो क्रोमा होता है वो कलर की प्योरिटी बताता है कि मतलब वाइट कलर कितना प्योर है या रेड कलर कितना प्योर है, कोई सा भी कलर कितना प्योर है, ये क्रोमा बताता है। इसकी रेंज होती है 0 से 8, ठीक है। तो मान लो कोई एक सॉइल है जो कि कौन से कलर का है, मान लो हमने ले लिया ब्लू कलर की सॉइल है, ठीक, ये ब्लू कलर की सॉइल है। इसका हमने रेंज ले लिया कि भैया ये 0 से 8, मान लो 0 से 8 वैल्यू है इसकी, मतलब इतना लाइट इतना वेरी कर रहा है ना। और इसकी प्योरिटी कितनी है, इसकी प्योरिटी हम बोल दें कि 0 से 8 के बीच में ही है। मानने के लिए होगी तो 3-4 पॉइंट में होगी, लेकिन मानने के लिए कि इसकी जो प्योरिटी है वो भी इतनी है। तो ऐसे तय करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं सॉइल डेंसिटी की। सॉइल डेंसिटी दो तरीके का होता है, एक बल्क डेंसिटी होता है, एक पार्टिकल डेंसिटी होता है। बल्क डेंसिटी को हम BD कहते हैं, पार्टिकल डेंसिटी को PD कहते हैं। तो जो बल्क डेंसिटी है इसमें हम कैसे इसका हम डेंसिटी कैसे निकालते हैं, जो हमारे सॉइल सॉलिड्स होते हैं, ठोस कण होते हैं, इसमें जो हमारा सॉइल एयर है, सॉइल वाटर, इन सबको एक साथ डेंसिटी निकाल दें इन सब का, तो बल्क डेंसिटी कहलाएगा। बल्क में मतलब सबको ले लो तो बल्क डेंसिटी कहलाएगा। जो नेचुरल सॉइल्स होती हैं उनका बल्क डेंसिटी कितना होता है, तो 1.02 से 1.85 मेगाग्राम पर मीटर क्यूबिक मीटर होता है, या ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। अब बात करते हैं कि जो हमारा पार्टिकल डेंसिटी है वो क्या है। तो पार्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं तो इसमें हम सिर्फ क्या मापते हैं, सॉलिड पार्टिकल। इसमें एयर हटा देते हैं, वाटर हटा देते हैं, सिर्फ हम सॉलिड सॉलिड हिस्सा मापते हैं या डेंसिटी निकालते हैं उसका, तो वही हमारा पार्टिकल डेंसिटी कहलाता है। जो नॉर्मल सॉइल है ना, इसका जो डेंसिटी है वो 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूबिक या प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये देख सकते हैं हम। अब बात करते हैं सॉइल पोरोसिटी क्या है। तो जो हमारे सॉइल में पोर स्पेस या रंध्र अवकाश होते हैं, पोर स्पेस जहाँ हवा भरी होती है ना, जहाँ कुछ कहीं खाली होता है, उसे हम पोरोसिटी कहते हैं, सॉइल पोरोसिटी, ठीक है। तो 100 माइनस ठोस भाग, मान लो हमारे 50 पोरोसिटी परसेंटेज हम 2-3 तरीक़ों से निकाल सकते हैं। मान लो क्वेश्चन आ गया कि आपकी जो सॉइल है उसमें 50% ठोस भाग हैं, ठीक है, तो पोरोसिटी परसेंटेज बताइए। तो भैया जब 50% पोरोसिटी है तो टोटल तो 100 है, 100 में से जब हम 50% ठोस भाग हटा देंगे तो 50% हवा वाला मतलब पोर स्पेस वाला हिस्सा बचेगा। ऐसे तो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है पोरोसिटी परसेंटेज का, ठीक है। एक और होता है ये वाला, जहाँ हमें बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी दे दे,
है ना, क्या दे दे, बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी। तो पी डी माइनस बी डी इंटू 100 अपॉन पी डी, ये होता है हमारे पास बल्क डेंसिटी हो, पार्टिकल डेंसिटी हो, दे दे और हमसे पूछे पोरोसिटी परसेंटेज, तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें निर्धारित भी हैं, जैसे पार्टिकल, ऑर्गेनिक सॉइल का पार्टिकल डेंसिटी होता है 2.1 से 2.4 ग्राम पर सीसी। पार्टिकल डेंसिटी का ऑर्गेनिक मैटर 1.1 से 1.4 ग्राम पर सीसी, ठीक है, ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं सॉइल टेक्सचर की। तो सॉइल टेक्सचर में क्या होता है, ये चीज़ कभी बदलती नहीं, मैं पहले ही बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ इट कैन नॉट बी चेंज। अब ये बदलती क्यों नहीं, आप बताना, आप खुद जान जाओगे कि क्यों नहीं बदलती है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो सैंड, सिल्ट और क्ले है ना, ये सारे पार्टिकल मिलके सॉइल बनाते हैं, वही सॉइल टेक्सचर कहलाता है। तो मान लो एक सैंडी सॉइल है, ठीक है, सैंडी सॉइल है या रेतीली सॉइल है या बलुई मृदा है, उसमें 80 से 100% सैंड है, 0 से 20% सिल्ट है और 0 से 20% क्ले। ये मैं गमलों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खेत की बात कर रहा हूँ। गमले में तो आप मिला दोगे कि चलो मैं ये क्ले लेके आया, मिला दिया, मैंने बदल दिया। एक लंबा खेत है, उसमें क्या आप 80 से 100% सैंड को आप क्या 50% पे ला के कर पाओगे, क्या छांट पाओगे, क्या नहीं छांट पाओगे, और ना ही कोई से इतना मिला पाओगे, ठीक है। तो सॉइल टेक्सचर कभी नहीं बदलता। किसी खेत में यदि 80 से 100% सैंड है ना, तो वो उतना ही रहेगा, ठीक है। 0 से 20% कितना भी हम जुताई कर लें, कुछ भी कर लें, उलट पुलट कर लें, लेकिन चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, सैंड तो हर जगह उतनी ही होगी। तो इसीलिए सॉइल टेक्सचर कभी नहीं बदलता है, ठीक है। ऐसे ही सिल्ट है, क्ले है। बात करते हैं लोमी सॉइल की। तो लोमी सॉइल बेस्ट सॉइल मानी जाती है, क्योंकि इसमें सब कुछ बराबर होता है लगभग। 30 से 50% सैंड होता है, 30 से ही 50% सिल्ट होता है, और 0 से 20% क्ले होता है। क्ले सॉइल की बात करें तो इसमें 0 से 50% सैंड होता है, 0 से 50% सिल्ट होता है और 30 से 50% क्ले होता है। ये एग्जाम्स में पूछा गया है दोस्तों। अब जो सॉइल के जो हमारे जो कण होते हैं ना, उनका साइज डिसाइड किया गया है यूएसडीए के द्वारा। किसके द्वारा, यूएसडीए के द्वारा। तो इन्होंने क्या कहा, जो क्ले है वो कितने एमएम का होना चाहिए, उसका जो पार्टिकल है वो कितने एमएम का होना चाहिए। तो इन्होंने कहा जो क्ले है वो 0.002 एमएम है, ठीक है। अब सिल्ट, सिल्ट की साइज़ देखा जाए तो 0.002 से 0.005 है। वेरी फाइन सैंड देखें तो 0.5 से 0.10 है। यहाँ 0.10 से 0.25 है। यहाँ 0.25 से 50 है मीडियम सैंड। कोर्स सैंड 0.50 से 1 और वेरी कोर्स सैंड 1 से 2। तो इनको याद रखने का तरीका क्या है, या तो आप ऐसे ऊपर से नीचे की ओर चले आएँ तो डबल करते चले आएँ, या फिर आप नीचे से याद करते चले जाएँ तो आधा करते चले जाएँ। 2 का 1, 1 का आधा, आधे का और आधा, 25, 25 का 10। यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि 20 का 10 नहीं हो रहा है, 25 का 10 हो रहा है बस। बाकी हर जगह आधा हो रहा है, और यहाँ से देखें तो डबल हो रहा है, ठीक है, ये है। और ये जो एक और स्टैंडर्ड है जो ISSS ने दिया हुआ है। तो जो ये ISSS है, इसको इंडियन सोसाइटी सॉइल साइंस कहते हैं। इन्होंने, ये नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया, ये स्टैंडर्ड दिए हुए हैं कि कौन सा पार्टिकल कितना साइज होना चाहिए। तो इनका क्या है भाई, इनका कहना है कि जो क्ले है वो लेस देन 0.002 mm होता है। सिल्ट 1 0 घटा दो, फाइन सैंड में 1 0 और घटा दो, कोर्स सैंड में 1 0 और घटा दो, बस इसमें क्या है कि 1 1 0 हटाते जाओ। और ये 3 और होते हैं, ग्रेवल, कोबल और स्टेन। 2 से 75 mm ग्रेवल होते हैं, 75 से 250 mm कोबल होते हैं, और स्टोन मोर देन 250 mm, ठीक है। एक और होता है अकॉर्डिंग टू टिलेज हिंड्रेंस, ये पढ़ लेते हैं। ये 2 तरीके का होता है, एक हैवी सॉइल, एक लाइट सॉइल। हैवी सॉइल में क्या होता है कि हैवी सॉइल मतलब इसमें क्ले पार्टिकल होते हैं ना, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत मतलब जुड़े होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जुड़े होते हैं, चिपके होते हैं क्ले के, इसलिए उसमें जो टिलेज होता है डिफ़िकल्ट होता है। सॉइल तो फाइन होगी क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, लेकिन टिलेज डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये आपस में चिपके बहुत तेज़ी से होते हैं, और हमें जो प्लाव करने पे, जुताई करने पे ज़्यादा ताकत लगानी पड़ी। ये हैवी सॉइल हो गया। लाइट सॉइल में क्या है भाई, टेक्सचर तो कोर्स होगा, ठीक है, जो हमारा सॉइल है उसका टेक्सचर कोर्स होगा, खुरदुरा होगा, लेकिन जो टिलेज है वो भी ईजी होगी, क्योंकि इसमें जो दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं ना, और लेस पावर टू प्लो, हमारी जुताई करने के लिए कम पावर लगती है। एग्जांपल है सैंड, लोमी सैंड और सैंडी लोम। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम सॉइल टेक्सचरल क्लासेस के बारे में। इसमें सबसे पहले हम सैंड पढ़ते हैं। सैंड में क्या है भैया कि जब हम अलग करें तो 70% से अधिक सैंड होनी चाहिए, है ना, 15% से ज़्यादा क्ले नहीं होना चाहिए, ये है, ठीक है। सिल्ट की बात कर लेते हैं। तो सिल्ट में क्या होता है भाई, कम से कम 80% सिल्ट होनी चाहिए और 12% या उससे कम क्ले होनी चाहिए,
है ना, 12% या उससे कम क्ले होनी चाहिए, ठीक है, यही सिल्ट है। क्ले की बात कर लेते हैं, तो क्ले क्या कह रहा है भाई, क्ले अ सॉइल मस्ट कंटेन 35% ऑफ द क्ले, है ना, इन मोस्ट केसेस नॉट लेस देन 40%, 40% से यदि मोस्ट क्ले है तो 40% से कम नहीं होना चाहिए, ये है। अब बात करते हैं लोम सॉइल की। तो लोम ग्रुप को देखो, ये लोमी जो सॉइल होती है इनको बेस्ट माना जाता है, क्योंकि आइडियल, ये देखो आइडियल लोम क्या होता है, इसमें सैंड भी हो, सिल्ट भी हो, क्ले पार्टिकल्स भी हों, है ना, सारे पार्टिकल्स हों और लगभग बराबर हों, ये लगभग बराबर हो, यही है, ठीक है। इसमें कोई सा भी डोमिनेंट नहीं होता कि मैं ज़्यादा होऊंगा, ठीक है। तो लोमी में सब लोगों को इक्वली बांटा जाता है, इसीलिए ये बेहतरीन सॉइल मानी जाती है खेती के लिए। अब बात करते हैं सॉइल स्ट्रक्चर की। तो सॉइल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सॉइल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो सॉइल पार्टिकल्स है ना, इसका सिस्टमिक तरीके से अरेंजमेंट ही सॉइल स्ट्रक्चर कहलाता है। बात करें जो इसमें लेयर्स बनती हैं, जब सिस्टमिक अरेंजमेंट होता है सॉइल पार्टिकल्स का, तो इसमें जब लेयर बनती हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्लस्टर या एग्रीगेट्स, हिंदी में हम इसे पुंज कहते हैं, ठीक है, क्लस्टर या एग्रीगेट्स बनते हैं। और जब नेचुरली एग्रीगेट्स बनते हैं तो उसे हम पेड्स कहते हैं। और आर्टिफिशियली जुताई टिलेज के द्वारा बने, टिलेज में खैर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो यदि टिलेज के द्वारा बन रहा है तो उसे क्लॉड कहेंगे, हिंदी में उसे हम ढेला कहते हैं, ठीक है। ये सॉइल स्ट्रक्चर। अब और पढ़ लेते हैं सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जो प्लेटी स्ट्रक्चर होता है ना, ये फॉरेस्ट सॉइल में पाया जाता है, ठीक है, या ए हॉरिजॉन में। क्ले पैन मतलब कि जहाँ क्ले वाली सॉइल होती है वहाँ, ठीक है, प्लेटी स्ट्रक्चर। सॉइल पार्टिकल साइज 1 से 10 mm होता है। प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर जिसे हम कॉलमनार भी कहते हैं, है ना, या प्रिज्मीय संरचना कह देते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, क्ले जो होता है ना, सब हाई हाई क्ले होता है, मतलब कि क्ले ज़्यादा होता है। और ये ऐसी सॉइल में पाया जाता है जिसमें सोडियम कंटेंट ज़्यादा हो, है ना, ड्राई क्लाइमेट हो, और ये बी हॉरिजॉन में पाया जाता है, ठीक है। इस तरह की सॉइल बी हॉरिजॉन में पाया जाता है, ये सारी चीज़ें बी हॉरिजॉन। इन दिस स्ट्रक्चर ईच पार्टिकल इज स्टक टू 4। इसमें मतलब जैसे एक पार्टिकल है ना, कोई सा एक पार्टिकल हो, उसके चारों तरफ 4 पार्टिकल और ऐसे जुड़े हों, ऐसा। तो ऐसी ये प्रिज्मेटिक की संरचना होती है। अब बात करते हैं ब्लॉकी या एंगुलर ब्लॉकी स्ट्रक्चर की, सब एंगुलर। ये बी हॉरिजॉन में पाया जाता है और इसका सॉइल पार्टिकल साइज 5 से 50 mm होता है। ये जो प्रिज्मेटिक होता है ना, इसका सॉइल साइज 10 से 100 mm होता है। ग्रेनुलर या दानेदार या क्रम्बी स्ट्रक्चर जो होता है, ये ए हॉरिजॉन में पाया जाता है। फार्मिंग के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। सॉइल पार्टिकल 1 से 10 mm होता है। ये मोस्ट पोरस होता है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा एयर या वाटर होता है। चलिए यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए भैया। तो ऐसे ये ब्लॉक ही होता है, ब्लॉक 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 ऐसे जुड़े होते हैं आपस में। प्लेटी ये लेयर्स की तरह रखा होता है, तो ये प्लेटी स्ट्रक्चर हो गया। प्रिज्मेटिक जैसा कि मैंने बताया कि एक के मतलब 4 और जुड़े होंगे एक के आसपास, तो प्रिज्मेटिक है। ग्रेनुलर मतलब दानेदार, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम स्पेसिफिक हीट के बारे में। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। तो जो हमारे मिनरल सॉइल होते हैं ना, इनकी जो स्पेसिफिक हीट है वो 0.2 होती है। ह्यूमस की 0.5 होती है। वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 होती है। अब दोस्तों बात करते हैं हम सॉइल प्लास्टिसिटी की, जिसे हम मृदा सुघट्टता कहते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी इफेक्ट या प्रभाव से जब सॉइल टूटती है ना, उसके पहले जितना वो ताकत लगाती है, जितना रेसिस्टेंट फोर्स लगाती है, वही सॉइल प्लास्टिसिटी कहलाता है। और सबसे ज़्यादा आपको पता है कि प्लॉ करने में, जुताई करने पे किस में ताकत लगती है हमारी, कैसी सॉइल में, तो क्ले सॉइल में सबसे ज़्यादा। तो इसीलिए क्ले सॉइल को प्लास्टिक सॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस लगाती है जब हम इसको तोड़ते हैं। सॉइल पीएच की बात कर लें तो सॉइल पीएच शब्द सोरेनसन ने दिया था। किसी भी मटेरियल का पीएच उसकी अम्लीयता को दर्शाता है, उसकी एसिडिटी को दर्शाता है, ठीक है। जो कल्टीवेबल लैंड है, खेती करने योग्य लैंड है, उसके लिए उत्तम या सर्वोत्तम पीएच होता है 6.5 से 7.5, ठीक है। अब बात करते हैं सॉइल एयर की। तो सॉइल एयर में क्या होता है, जो CO2 इंटू सॉइल है, ठीक है। क्या है, CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है सॉइल में, वो एटमॉस्फेरिक जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो 10 गुना है सॉइल में जो जितना कार्बन डाइऑक्साइड है उसके मुकाबले। सॉइल एयर में जो ऑक्सीजन की सप्लाई 10% से कम होने पर रूट्स की ग्रोथ कम होने लगती है। 5% होने पर रूट की ग्रोथ पूरी तरह से बंद हो जाती है। सॉइल लेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन 1% होने पर विसैला इफेक्ट दिखाता है, और 10% होने पर जड़ें पूरी तरह से डेड हो जाती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉब्लमेटिक सॉइल की, ये लास्ट टॉपिक है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल और उनका मैनेजमेंट। तो जैसे बेसिक सॉइल की बात करते हैं, ठीक है, बेसिक सॉइल या इसको हम क्षारीय मृदा भी कहते हैं।
तो इसमें क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्षारीय होता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट और सल्फेट की अधिकता होती है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जब सॉइल पीएच 8.5 से अधिक हो, ठीक है, कितना हो सॉइल पीएच 8.5 से अधिक हो, लाइट कंडक्टिविटी 4 मिलीमोह प्रति सेंटीमीटर से कम हो और ESP एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज 15% से अधिक हो, तो उन्हें हम बेसिक सॉइल कहते हैं। इनका मैनेजमेंट कैसे करते हैं हम, जिप्सम का उपयोग करते हैं, ठीक है, जिप्सम का ये फार्मूला लिखा हुआ है CaSO4 2H2O। जिप्सम का उपयोग करके हम बेसिक सॉइल को कम करते हैं। बेसिक सॉइल रेसिस्टेंट क्रॉप लगा सकते हैं जैसे पैडी, कॉटन, मस्टर्ड और भी फसलें होती हैं। अब बात करते हैं एसिडिक सॉइल की। तो एसिडिक सॉइल में क्या होता है, ये 3 टाइप का होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मीडियम एसिड, वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है, ठीक है, जिसका pH 4 से कम होता है। मीडियम एसिड में एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड मिलता है जिसका pH 4 से 6 होता है। और वीक एसिड में क्या है, हाइड्रोजन आयन होते हैं, ठीक है, जिसका pH 6 से 7 तक होता है। एसिडिक सॉइल में जो फंगस होती है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। एसिडिक सॉइल में नाइट्रोजन फॉस्फोरस की कमी होती है, ठीक है, क्या होती है, कमी होती है। हिली एरियाज में सॉइल एसिडिक होती है क्योंकि वहाँ पानी भरा होता है, इस कारण से, है ना, पानी गिरता ही रहता है। एसिडिक सॉइल में आयरन की, मतलब आयरन जो होता है ना वो बढ़ता है तो विषालुता पाई जाती है। विषालुता मतलब जहरीलापन बढ़ता जाता है। एसिडिक सॉइल मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम, चूने का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे चूने की प्रबलता का देखा जाए तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है ना, तो इसका उपयोग करते हैं। और सबसे कम कैल्शियम कार्बोनेट है चूने की प्रबलता। अब कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग करेंगे तो जल्दी एसिडिक सॉइल मतलब मैनेज होगी, और कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करेंगे तो थोड़ी देर से होगी। और एसिड रेसिस्टेंट क्रॉप हम ग्रो कर सकते हैं जैसे बार्ले है, ओट है, वीट है, पैडी है। तो ये एसिडिक सॉइल की बात हो गई। अब बात करते हैं हम साल्टी सॉइल की, है ना। तो जो साल्टी सॉइल होती है या लवणीय मृदा, ठीक है, तो ये NaCl मतलब सोडियम और क्लोरीन ही साल्ट है, ये सबको पता है। तो जो सोडियम क्लोराइड है और सल्फेट के आयन है इसमें ज़्यादा होते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा सॉइल pH है वो 7 से 8.5 होगा। लाइट कंडक्टिविटी 4 मिलीमोल प्रति सेंटीमीटर से अधिक होगी। और जो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट है वो 15% से कम होगा, तो उन्हें हम साल्टी सॉइल कहेंगे। और साल्टी सॉइल का मैं बता चुका हूँ कि ये सूखने पर वाइट कलर के इसमें चट्टे बन जाते हैं, है ना। तो इसका प्रोसेस वही है कि इसमें क्या होता है कि जो बारिश हुई, बारिश बोल रहा हूँ, जो हमारा टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है ना, ये सेमी एरिड और एरिड रीजन में होता है। टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो जो हमारा पानी है वो ऊपर उड़कर चला गया, और उसी के साथ जो साल्ट भी ऊपर आ जाता है, हमारी अपर सरफेस पे जम जाता है। तो जब ये ऊपर चला गया पानी और बारिश हुई नहीं, है ना, तो जो वाइट साल्ट आया था वो ऊपर ही जम गया, तो ये इसीलिए सॉल्टी सॉइल कहलाता है। ये एरिड और सेमी एरिड रीजन होता है। इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं हम, लीचिंग से। पानी छोड़ दो, लीच करा दो, नीचे चला जाए ये सॉल्ट, ठीक है। वह इसीलिए बाढ़ में मतलब ये फ्लडिंग इरिगेशन जो होता है ना, मतलब पानी बहा दो तो वो नीचे ले जाएगा। या कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करना, या फिर लाइम चूने का उपयोग करना, ठीक है। सॉल्ट रेसिस्टेंट क्रॉप उगाना जैसे जो बीट रूट या चुकंदर है, इसका इन ऐसी फसलों को ग्रो करना, ठीक है। फिर बात करते हैं लवड़ी क्षारीय मृदा की, ठीक है। तो इन्हें हम बैरन सॉइल भी कहते हैं। इनके और भी नाम होते हैं, ऊसर, रेह, है ना, ऐसे बंजर, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं। इसमें क्या होता है कि pH भी 8.5 से अधिक हो, लाइट कंडक्टिविटी भी 4 मिलीमोल प्रति सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, ESP एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट भी 15% से अधिक हो, तो इन्हें हम बैरन सॉइल या लवड़ी क्षारीय मृदा कहते हैं, ठीक है। इनका हम मैनेज कैसे करेंगे, तो इसमें हम जिप्सम का उपयोग कर सकते हैं, या आयरन थायराइड, लाइम स्टोन का उपयोग कर सकते हैं। और इसके जो रेसिस्टेंस है वो क्रॉप उगा सकते हैं जैसे बार्ले है, पैडी है, कॉटन है। तो दोस्तों अपना टॉपिक हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। और अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा, उसकी आपको अपडेट दे दी जाएगी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, है ना, 50 क्वेश्चंस का जो क्विज़ है या PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जो कि कृषि छात्र करके है, कृषि छात्र एग्रीकल्चर है टेलीग्राम चैनल। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय कृषि।